न्यूज़पेपर हमेशा की तरह रट लगाते हुए श्लोक ने श्याम बाबू के घर पर दस्तक दी। श्लोक अखबार दरवाजे पर रखकर जा ही रहा था कि अचानक से घर का प्रवेश द्वार खुला। आज अखबार उठाने कोई सुंदर युवती आई थी। सांवली और आकर्षक काया, सुंदर नयन नक्श, घुंघराले बाल और गुलाबी होठ की स्वामिनी वह प्रिया थी। श्लोक पल भर के लिए वहीं ठहर सा गया। प्रिया को श्लोक के उसकी ओर देखने का एहसास हुआ, अतः वह क्रोधित होकर बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा बंद करके अंदर को चली गई। श्लोक अभी भी सम्मोहित सा द्वार की ओर ही देखे जा रहा था कि एकाएक उसे याद आया कि आज से कॉलेज खुल रहा है और उसकी क्लास है। श्लोक ने 1 महीने पहले ही शहर के नामचीन कॉलेज में विधि में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था और ये दाखिला भी उसे देश स्तर की प्रवेश परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त करने के कारण मिला था। यहाँ तक कि सुपलब्धता के चलते कॉलेज ने उसका शुल्क भी माफ़ कर दिया था। श्लोक अच्छी कद काठी वाला हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। उसकी कंजी आंखें थी और उसके नीचे काले घेरे थे। ये काले घेरे भी इसलिए पड़ गए थे क्योंकि श्लोक सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता था और दिन भर अन्य घरेलू कामों को करके देर रात तक पढ़ता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम प्रतिज्ञा था। श्लोक जल्दी से अखबार बांटकर घर पहुंचकर जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। श्लोक वक्त का पाबंद था। उसे कहीं भी जाना होता तो वो समय से 5-10 मिनट पहले ही पहुंचता था। श्लोक कॉलेज पहुंचकर कक्षा की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह प्रिया की ओर पड़ी, जो अपनी दोस्त प्रीति के साथ कॉलेज के पार्क में बैठी हुई बात करने में खोई हुई थी। श्लोक पुनः सम्मोहित सा उसे देखने लगा कि बात करते करते प्रिया की नज़र श्लोक की ओर पड़ी। प्रिया गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। प्रीति, क्या हुआ प्रिया, क्या बड़बड़ा रही हो, बात क्या है? प्रिया, तुम उस लड़के को देख रही हो? प्रीति, कौन? वो सामने? श्लोक। प्रिया, हाँ, कोई सा भी लोग हो, ये सुबह से मुझे देखे जा रहा है। जी तो करता है इसकी आंखें नोच लूं, बेवकूफ़ अखबार वाला। प्रीति, क्या तुम वही लड़के की बोल रही हो जो ठीक सामने खड़ा है? प्रिया, हाँ बहन, उसी लड़के की बोल रही हो। प्रीति, तुम्हें पता है ये कौन है? प्रिया, हाँ, 2 टके का अखबार वाला। प्रीति, ये और अखबार वाला, ये तो। अचानक क्लास के लिए ज़ोर से घंटी बजती है। प्रिया, छोड़िए, जल्दी से क्लास चल, मैं पहले दिन देरी से नहीं पहुंचना चाहती। और इसी के साथ सारे विद्यार्थी क्लास में पहुंच जाते हैं। लेक्चर पूरा होने के बाद श्लोक प्रिया से दोस्ती के लिए पूछने का निर्णय करता है। 50 मिनट के लेक्चर के बाद पुनः जोर की घंटी बजती है और प्रिया प्रीति के साथ क्लास से बाहर चल देती है। बात करने के विचार से श्लोक उनके पीछे चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर प्रिया को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। प्रिया जैसे ही मुड़कर देखती है कि क्रोध के आवेश में आपे से बाहर होकर श्लोक की तरफ आकर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है। प्रिया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुबह से तुम मुझे घूर रहे हो, अब पीछा कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में अंदर करवा सकती हूँ। मेरे पिताजी इस कॉलेज के ट्रस्टी और सत्ताधारी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। आज के बाद तुमने कभी भी कहीं भी मेरा पीछा करने की या मुझे घूरने की कोशिश की तो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। प्रीति, प्रिया बस करो, चलो यहाँ से। प्रिया, विधि पढ़ने आया है, बेअकल को इतना भी नहीं पता कि ये सब अवैधानिक है। श्लोक ने ऐसा सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि दोस्ती का सिला दुश्मनी होगी और फूल चुनने में कांटा पहले चुभेगा। लेकिन उसे ये बेशक पता था कि पत्थर फलदार पेड़ को ही पड़ते हैं और फिर नारी प्रधान विधि के दंड से बचने के लिए दिल किसको और कैसे दिखाएगा, कौन देखेगा उसकी भावनाओं को और कैसे। ऐसा सोचकर श्लोक वहाँ से अगले लेक्चर के लिए अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है।
उस दिन के बाद से श्लोक ने प्रिया की ओर देखना तक बंद कर दिया और तो और अखबार डालने का काम भी बंद कर दिया। अगले दिन सुबह आवाज़ आई, आज की खबर, आज की खबर। प्रिया ने दरवाजे पर जाकर जब देखा तो वो बहुत खुश हुई। ये अखबार डालने वाला श्लोक नहीं था। मन ही मन अपनी दबंग गई पर खुश होने लगी कि अच्छा सबक सिखाया उस गवार अखबार वाले को, भीख मंगे को, कि एकाएक उसकी निगाह मुख्य पृष्ठ के कोने में छपे एक इंटरव्यू पर गई। अरे ये तो उसकी फ़ोटो है, अरे ये तो वो अखबार वाला है। इस अनपढ़ गरीब की खबर, आखिर छपा क्या है, ऐसा सोचकर उस इंटरव्यू को पढ़ने लगी। पहला प्रश्न था, आपको कैसा लग रहा है? आपने अखिल भारतीय विधि प्रवेश परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल की है। श्लोक, जी मुझे बेहद खुशी है। प्रिया हतप्रभ होकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। ये और इतना होशियार, आगे देखती हूँ क्या छपा है। रिपोर्टर, आपको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? श्लोक, जी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस काबिल समझा जो अपनी शुभकामनाएं व्यक्तिगत तौर पर मुझे भेजी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिया स्वयं से बोलती है, प्रधानमंत्री जी से शुभकामनाएं, मुझे भरोसा नहीं होता। रिपोर्टर, आपने वो ही कॉलेज क्यों चुना जबकि आप देश के नंबर 1 लो कॉलेज में भी दाखिला ले सकते थे? प्रिया, मेरा मन कुढ़ाने के लिए और क्यों लिया होगा। श्लोक, इस कॉलेज का चयन मैंने तब किया था जब यहाँ के ट्रस्टी श्री आलोक मेहता जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर दाखिला लेने का अनुरोध किया, साथ ही मेरी पूरी फीस माफ़ करवाने और किताबों का पूरा खर्च वहन करने का आश्वासन भेजा। यकीनन कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, और फिर ये तो मेरे अपने शहर का नामी कॉलेज है। प्रिया, आलोक मेहता मतलब पापा ने इसको? रिपोर्टर, आपके घर में कौन कौन है? श्लोक, मैं और मेरी छोटी बहन प्रतिज्ञा। रिपोर्टर, और माता पिता? श्लोक, जी वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज से 3 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। प्रिया, मतलब कार भी थी इसके यहाँ? रिपोर्टर, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? श्लोक, अपने पिता की तरह एक अच्छा न्यायाधीश। रिपोर्टर, वो कहाँ न्यायाधीश थे? श्लोक, हमारे ही राज्य के उच्च न्यायालय में। प्रिया, इतने बड़े जज का बेटा और अखबार, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। रिपोर्टर, और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? श्लोक, जी मैंने अपने पिताजी माताजी के समय में कभी कोई अभाव नहीं झेला। समृद्ध परिवार था हमारा। उस कार दुर्घटना में पिताजी की तत्काल मृत्यु हो गई थी, जबकि माँ काफ़ी दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही। माँ पुनः ठीक होंगी इस आशा से जैसा चिकित्सकों ने कहा हमने किया। जितना जहाँ खर्च बताया उतना दिया, किंतु अंत में माँ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। फिर मैंने अचानक से आए अभाव झेले, जिंदगी का मर्म जाना और गुजर बसर के लिए कई जगह नौकरी की, पर जाना कि लोगों की नीयत बड़ी गंदी है। पूरा काम करवा कर पैसा मार लेते हैं। तब ये सोचकर कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैंने अखबार डालने का निर्णय किया। लेकिन अखबार डालते वक्त मैंने शायद किसी के हृदय को ठेस पहुंचा दी, इसलिए कल से मैं अखबार न डालकर अपना वक्त पढ़ाई को दूंगा। रिपोर्टर, आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। श्लोक, धन्यवाद। प्रिया को उस खबर को पढ़ने के बाद यह एहसास हुआ कि शायद उससे श्लोक को समझने में कुछ भूल हो गई है। श्लोक अच्छे घर परिवार का लड़का था और उसने उसका स्तर अखबार डालने से अनुमान लगाया। प्रिया ने सोचा वह अपने किए का पश्चाताप करेगी और श्लोक से क्षमा मांगेगी। प्रिया समय से कॉलेज के लिए रवाना हुई। कॉलेज पहुंचा तो देखा भीड़ लग रही है। उसी भीड़ से प्रीति बाहर आती दिखी। प्रिया ने प्रीति को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा कि आखिर ये भीड़ जमा क्यों है। प्रीति, तुझे पता है कल जिस लड़के को तूने थप्पड़ मारा था वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर है। उसका एक और इंटरव्यू आज प्रकाशित हुआ है। प्रिया, एक और? पहला कब हुआ था? प्रीति, कल ही तो हुआ था प्रसारण बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर। प्रिया, तो कल तो मुझे बता नहीं सकती थी,
मैंने ना जाने उसको क्या समझकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया। प्रीति, मैंने तुझे कल भी बताने की कोशिश की थी, पर क्रोध के आवेश में तू असामान्य होकर ना जाने कैसा व्यवहार करने लगी थी। सुनने की स्थिति में तो जैसे थी ही नहीं। न्यायाधीश के बेटे और इतने मेधावी छात्र को पता नहीं तूने कौन कौन से कानून समझा दिए। प्रिया, अब तू मुझे सुनाती ही रहेगी या उससे बात भी करवाएगी मेरी? प्रीति, मैं क्यों करवाऊंगी भला? क्या मुझसे पूछ कर तूने उसे थप्पड़ मारा था? प्रिया, चल तो कम से कम मेरे साथ। कैसी दोस्त है, ना जाने कितना सुना रही है। भीड़ कम होते ही दोनों उससे बात करने चलेंगे और इसी के साथ दोनों भीड़ के कम होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद जब भीड़ छटी तो प्रिया और प्रीति श्लोक के पास पहुँचे। प्रिया, आज तुम अखबार डालने नहीं आए? श्लोक, तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए। प्रिया, कल के अपने व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन कल तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? श्लोक, तुमसे दोस्ती का पूछने के लिए। प्रिया, तुम पापा से मिल चुके हो, कल ये तुमने क्यों नहीं बताया? श्लोक, तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा कब था? प्रिया, अच्छा, कल के लिए माफ़ी, और अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। श्लोक, सोच लो। प्रिया, सोच लिया। इसी के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। कैंटीन में साथ कॉफ़ी पीने से लेकर क्लास में एक साथ बैठने तक, बाहर एक साथ घूमने जाने से लेकर एक साथ पढ़ाई करने तक, सब कुछ। और तो और अब तो प्रिया श्लोक के घर भी पढ़ाई के बहाने से जाने लगी। शायद प्रिया को श्लोक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। एक रोज़ प्रिया ने श्लोक को अपने दिल का हाल सुना दिया कि वह श्लोक को दोस्त से बढ़कर मानने लगी है। श्लोक ने उससे पूछा कि क्या उसके पिता आलोक अंकल मानेंगे, क्या प्रिया के चाचा श्याम बाबू मानेंगे? प्रिया ने कहा पता नहीं, लेकिन 10 दिन बाद 3 दिनों के लिए मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ। वहाँ उनसे पूछकर उनको मनाकर फिर तुम्हें उनका निर्णय मैसेज से भेजूंगी। अगर उनका निर्णय हाँ हुआ तो क्या तुम मेरे घर आओगे? श्लोक, मैं चाहे आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तुम जब भी महसूस करोगी मुझे अपने पास पाओगी। और हाँ, उनको बता देना कि मैं एक अखबार वाला हूँ। प्रिया, तुम मुझ पर तंज कस रहे हो ना? श्लोक, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का आशय है कि अपनी औकात से क्यों भागना भला? प्रिया, हाँ, मैं देख लूँगी कि मुझे क्या कितना बोलना है, तुम चुप रहो। और इसी के साथ 10 दिन का समय ऐसे ही मिलते जुलते बातचीतों में व्यतीत हो जाता है और वक्त आ ही जाता है जब प्रिया अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। प्रिया, अपना ध्यान रखना और प्रतिज्ञा का भी। श्लोक दुखी मन से, हमारा ध्यान तो तुम्हें ही रखना है। प्रिया, हाँ, मैं ही रखूँगी, पर अभी मुझे चलना होगा। अगर उनका हाँ हुआ तो तुम मुझसे वहाँ मिलने आओगे। श्लोक, मैंने तुम्हें बोला तो मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, जब मन करे महसूस कर लेना। और इसी के साथ प्रिया अपने घर के लिए ट्रेन से निकल जाती है। घर पहुंचकर प्रिया आलोक बाबू को सब बता देती है। आलोक बाबू बताते हैं कि जब वह उसी शहर में रहते थे जहाँ उसके भाई श्याम बाबू रहते हैं, तब श्लोक के पिताजी ने आलोक बाबू के कई राजनीतिक प्रकरणों में उनकी सहायता की थी। और फिर श्लोक सुंदर है, मेधावी है, तो भला हम कैसे मना कर सकते हैं? प्रिया ये सब सुनकर मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। प्रिया ने तत्काल अपने कक्ष में पहुंचकर श्लोक को मैसेज किया कि उसका परिवार इस रिश्ते को राज़ी है और श्लोक को अब उससे मिलने आना चाहिए। श्लोक ने बहुत समझाया कि 2 और दिन की बात है, फिर तो प्रिया वापस लौट आएगी। लेकिन प्रिया एक सुनने की मनोदशा में नहीं थी। स्त्री हट के सामने तो भला देवता भी हार जाए, फिर श्लोक क्या बेचता था। अतः श्लोक ने आने का आश्वासन दे दिया। श्लोक के आगमन की सूचना प्रिया ने अपने घरवालों को भी दे दी और श्लोक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। अगले ही दोपहर 2 बजे तक श्लोक को प्रिया के घर पहुंच जाना था। प्रिया दोपहर 12 बजे से श्लोक की यादों में खो गई थी कि अचानक उसके कक्ष के द्वार पर खटका लगा। प्रिया ने उठकर देखा तो ये और कोई नहीं, श्लोक था। प्रिया, श्लोक, तुम तय समय से पूरा 1 घंटा पहले आए। क्या बात है, समय की पाबंदी हो तो ऐसी हो। श्लोक, प्रिया, तुमने बुलाया तो मुझे तो आना ही था, आखिर अपना वायदा जो पूरा करना था। प्रिया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे,
ये विरह का ताप मेरे अंतर्मन की देह को प्रतिपल जलाता है। श्लोक: मिलन और विरह तो नियति निश्चित करती है, बस तुम एक वादा करो। प्रिया: कैसा वादा, बोलो। श्लोक: प्रतिज्ञा का ध्यान रखोगी। प्रिया: ये भी कोई कहने की बात है। इसी बीच प्रिया की माँ सुनैना प्रिया प्रिया जोर से चिल्लाती है। प्रिया अपने कक्ष से बाहर भागती है। सुनैना: श्लोक किस ट्रेन से आने वाला था? प्रिया: आगरा भोपाल सुपरफास्ट। सुनैना: अभी खबर लगी है कि ट्रेन बेपटरी हो गई है और सभी यात्री मारे गए हैं, एक के भी बचने की खबर नहीं है। प्रिया: लेकिन माँ, श्लोक आ चुका है, मेरे ही कमरे में है। प्रिया श्लोक श्लोक करके अपने कमरे की ओर वापस भागती है, पर अब वहाँ कोई नहीं है। कमरे का सन्नाटा साए साए करके अलग ही पीड़ा दे रहा है कि अचानक प्रिया को श्लोक की बात याद आती है। मैं चाहे आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तुम जब भी महसूस करोगी मुझे अपने पास पाओगी। शायद प्रिया श्लोक की याद में इतना डूब गई कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब पल भर के लिए श्लोक उससे मिलकर चला भी गया। प्रिया वहीं बेड पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसे एक एक करके वो सब स्मरण होने लगा कि कैसे एक अखबार वाला उसकी ज़िंदगी में आया और अखबार की खबर बनकर हमेशा के लिए चला गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर उसने क्यों श्लोक से आने की जिद की, जबकि वो नहीं आना चाह रहा था। और यही सोच सोचकर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। शायद उसके व्यथित और शोक संतृप्त मन का वर्णन शब्दों के माध्यम से संभव ना होगा। शायद ईश्वर को भी उस अखबार वाले से इतना प्रेम हो गया था कि प्रिया मिलन से पहले उन्होंने अपने मिलन की नियति रच दी। लेकिन श्लोक प्रिया के लिए आज भी नहीं मरा। एकांत में बैठ जब भी प्रिया उसे सोचती है, अश्रुपूरित नयनों से भी उसे साफ साफ देख पाती है। शायद उनका प्रेम सब बंधनों से मुक्त पारलौकिक था।